नमस्कार, सुप्रभात दोस्तों। आज हम शुरू करते हैं करंट अफेयर आज का। और आज का जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है सर्वाइकल कैंसर किस वायरस के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर है सर्वाइकल जो कैंसर होता है वो होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण, जिसको शॉर्ट में HPV भी बोलते हैं और सर्वाइकल को कभी कभी सर्वाइकल भी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और ये जो बीमारी होती है सर्वाइकल, ये इसमें क्या होता है कि हाथ या पैर में जो मस्सा होता है, मस्सा बनने शुरू हो जाते हैं और ये बाह्य अंगों के साथ साथ आंतरिक अंगों में भी बनते हैं। तो एक तरीके से ये काफ़ी स्किन कैंसर है देखा जाए तो। और ये देखिए कुछ फ़ोटोज़ हैं जिनमें से देखो ये आंतरिक अंग में आपका जो ये एरिया है, इसमें ये बहुत सारे कैंसर हैं। और उसके बाद आप ये एरिया देखिए। और दूसरा चीज़ ये हाथ में होते हैं। और इसके साथ में ये बहुत तरीके के जो एक तरीके से स्किन कैंसर टाइप का बन जाता है। और इसके बारे में ये होता क्या है कि जो 9 से 14 साल की बच्चियां होती हैं, औरतें होती हैं, किशोरियां होती हैं, उनको HPV वैक्सीन देना शुरू हो जाता है ताकि इस पर रोकथाम हो सके। और NTAGI ये एक ऐसा आयोग है, एक ऐसा समूह है गवर्नमेंट का जो इस टीकाकरण के लिए जिम्मेदार है और राष्ट्रीय तरीके से ये सभी की जांच करता है और उनको ये टीकाकरण करवाता है। इसमें HPV वैक्सीन लगती है लड़कियों या महिलाओं के इस वायरस के संपर्क में आने से पहले उनको ये वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि ये आपका सर्वाइकल कैंसर होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है वीर गार्जियन 2023 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होने वाला है। वीर गार्जियन 2023 जो अभ्यास है, एक्सरसाइज है, वो भारत और किस देश के बीच में होने वाला है। तो ये होने वाला है जापान और भारत के बीच में। इसमें भारतीय वायुसेना होगी और जापानी वायु आत्मरक्षा बल होगा। और इनके बीच में जनवरी 2023 में जापान में ही हैकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डा, इन दोनों हवाई अड्डों पे ये एक्सरसाइज आयोजित की जाएगी और जो जनवरी में होगी। ठीक है, तो ये आप याद रखिए कि जो वीर गार्जियन 2023 अभ्यास है ये जापान और भारत के बीच में होने वाला है, जो जापान के 2 एयरपोर्ट पर हायाकुरी हवाई अड्डा और इरुमा हवाई अड्डे पर आयोजित की जाएगी। ये है वहाँ के फ्लैग इंडिया और जापान का। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस किस नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। ये भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे और ये जो किसान दिवस है ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ। ये है हमारे 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की फ़ोटो। और किसान दिवस की जो शुरुआत है वो 2001 में हुई। 23 दिसंबर में भारत के जो 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह है उनका जन्मदिन था। तो जन्मदिन को हम किसान दिवस के बारे में मनाते हैं। उनके जन्मदिन को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकार ये किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कई योजनाएं चला रही है, ये आप जानते हैं। और जो हमारे प्रधानमंत्री थे इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा रही किसानों के बारे में, उनकी अर्थव्यवस्था को मतलब बढ़ाने में। तो इसलिए इनके जो जन्मदिन है इसको हम किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। फैक्ट है कि इसकी शुरुआत 2001 में हुई और ये 5वें प्रधानमंत्री थे और 23 दिसंबर को मनाया जाता है ये। ठीक है, किसानों के लिए मनाया जाता है तो इन्होंने किसानों की हित में कई कार्य किए। और क्वेश्चन नंबर 4 है हाल ही में लोकसभा में पेश किए गए जन विश्वास विधेयक का उद्देश्य क्या है। जब भी जो जन विश्वास विधेयक पेश किया गया है तो उसका उद्देश्य है व्यापार करने में आसानी।
एक ऐसा विधेयक है जो व्यापार करने में आसानी, मतलब बहुत सारे जो छोटे मोटे विधेयक थे या बिल थे, कानून थे, उनको कुछ को ख़त्म करके और कुछ को मर्ज करके एक एक नियम बनाया जा रहा है, और जिसको हमारे वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में पेश किया है। ठीक है, तो जन विश्वास विधेयक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि इस विधेयक को बाद जांच के लिए संसद की 31 संसदीय संयुक्त समिति के पास भेजा गया था। ये जब विधेयक पास किया गया था, उसके बाद 31 सदस्यीय संयुक्त समिति के पास जांच के लिए भेजा गया कि क्या ये अपडेट है। ठीक है, जन विश्वास बिल लाने का कारण क्या हो सकता है, तो इसके माध्यम से न्यायपालिका पर बोझ कम होगा। इसका मतलब ये है कि पहले ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे कानून थे जिनके वजह से व्यापार में कई केसेस होते थे और जो न्यायपालिका है उसके ऊपर काफ़ी दबाव पड़ता था। ठीक है, तो अब देखिए, इस विधेयक को लाने में लगभग 1500 पुराने कानूनों को निरस्त कर दिया गया। अब देखिए, 1500 पुराने कानून थे जिनको निरस्त कर दिया गया, और 39,000 अनुपालनों को सरल बनाया गया। मतलब कुछ ऐसे 39,000 नियम थे जिनको सरल तरीके से पेश किया गया है, और अपराधों को कम करने के लगभग 3,500 मानदंड पेश किए गए हैं। तो ये हुआ कि कुछ 1500 पुराने कानून थे जिनको ख़त्म करके 39 अनुपालन बनाए गए हैं, और 3,500 मानदंड पेश किए गए हैं इसमें। यह बिल 42 अधिनियमों और 183 प्रावधानों में संशोधन करके मामूली अपराधों को कम करने का प्रयास करता है। ठीक है, इसके साथ में जब ये चीज़ें होंगी तो बहुत तरीके की जो बाहर की कंपनियां हैं वो इंडिया के अंदर आएंगी और अपना व्यापार करेंगी, तो इसलिए ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा भी मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जन विश्वास जो कानून है वो कितना मतलब महत्व रखता है अपने आप में। तो इसको आपको जानना होगा कि जन विश्वास विधेयक जो है वो व्यापार करने में आसानी के लिए बनाया गया, जिसे हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, और ये करीब 1500 पुराने कानून को निरस्त करके 39,000 अनुपालनों को सरल बनाया है। अपराधों को कम करने के लिए 3,500 मानदंड इसमें पेश किए गए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ इसके लिए इम्पोर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन नंबर 5, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। अब ये आती है हमारे व्यापार जगत की कहानी। तो ये जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम शॉर्ट में SSE बोलेंगे, इसको स्थापित करने के लिए किस संस्था को सेबी से मंजूरी मिल गई है। तो ये है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको NSE कहते हैं। अब देखिए, जो NSE है और इससे जैसे बॉम्बे एक्सचेंज है, ऐसे ही सोशल स्टॉक एक्सचेंज की भी स्थापना करी जाएगी। और कोई चीज़ व्यापार जगत में करने के लिए आपको सेबी की मंजूरी लेनी ही पड़ती है। तो इसलिए जो NSE थी उसको मंजूरी मिल गई सेबी के द्वारा एक SSE जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इसको स्थापित करने के लिए। अब आप इस फोटो में देख सकते हैं कि जो आपका ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये क्या करेगा। ठीक है, बहुत सारे कार्य इसके हैं जो सोशल है, मतलब सामाजिक है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल तरीके से की जाती हैं। और चलिए जानते हैं इसके बारे में और बहुत कुछ। देखिए, इसको समझते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, जिसको हम NSE बोलते हैं, को NSE के एक अलग खंड के रूप में NSE से हट करके एक और SSE जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है वो स्थापित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, जिसको हम सेबी बोलते हैं, उससे मंजूरी मिल गई। ये आपको बात समझ में पहले से आ गई। अब केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2019 और 20 के अपने केंद्रीय बजट भाषण में इसको पेश किया था। सामाजिक उद्यमों और स्वैच्छिक संगठनों को सूचीबद्ध करने के लिए सेबी नियामक दायरे के तहत एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज का प्रस्ताव दिया गया था, जो ये आपकी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, इन्होंने ये पेश किया था। अब जानते हैं क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो सोशल स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्या है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो निवेशकों को, मतलब जो आप शेयर खरीदते हैं तो आप क्या हुए, निवेशक हुए, और उनको क्या सामाजिक उद्यमों में शेयर खरीदने की अनुमति देता है। जितने सारे सामाजिक उद्यम हैं उनको एक करके उनका शेयर बनाया जाएगा और उसमें भी आप निवेश कर सकते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज एक माध्यम होगा जिसके ज़रिए
सोशल इंटरप्राइजेज आम जनता और निवेशकों से सामाजिक कार्यों के लिए धन जुटा सकेंगे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE जिसे हम बोलते हैं, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इसकी तर्ज पर ही ये कार्य करेगा। सोशल स्टॉक एक्सचेंज का जो है उसका मकसद लाभ कमाना न हो करके सामाजिक कल्याण होगा। आप ये समझिए कि एक तरीके से जो सामाजिक संस्थाएं हैं तो उनका जो स्टॉक है वो बनाया जाएगा, और इस तरीके से जब आप शेयर खरीदेंगे तो उनका वित्त में बढ़ावा होगा और वो समाज के लिए और कल्याणकारी कार्य कर सकेंगे, ताकि उनकी जब शेयर खरीदेंगे तो उनके पास पैसा जाएगा। तो इसलिए जितने सारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनको एक करके उनका जो वैल्यू है उसको शेयर में कन्वर्ट किया जाएगा, और जैसे हम सोशल स्टॉक एक्सचेंज देंगे, जैसे हर एक कंपनी का स्टॉक होता है, शेयर होते हैं, जो सामाजिक संस्थाएं सारी हैं उनको भी ये शेयर के रूप में लाया जाएगा। ये चीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है सामाजिक प्रगति सूचकांक, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स, जिसके हम SPI बोलते हैं, ये कौन जारी करता है? तो ये जारी कौन करता है? आर्थिक सलाहकार परिषद, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिकल एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, EAC-PM, ठीक है। ये प्राइम मिनिस्टर की एक PMO से रिलेटेड है। तो इससे क्या होता है कि ये सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जो जारी किया जाता है, इस समाज में किस प्रकार की उन्नति हुई है उसके ऊपर ये होता है। चलिए जानते हैं इसके बारे में बहुत कुछ। SPI एक व्यापारिक तकनीकी है। SPI व्यापारिक तकनीक है जो राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक उन्नति का मूल्यांकन करती है। किसका? राष्ट्र की सामाजिक आर्थिक जो उन्नति है उसका पूर्ण मूल्यांकन करती है 12 घटकों के आधार पे। ये आपका हो गया कि सामाजिक और आर्थिक उन्नति का जो है ये पूर्ण मूल्यांकन करती है, जिसके घटक होते हैं 12। और इसमें जो उच्चतम SPI स्कोर मिला है वो पुदुचेरी को मिला है, और न्यूनतम SPI स्कोर झारखंड और बिहार को मिला है। ये इतना आपको याद रखना है। बाकी चीज़ें आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप जो बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं हैं या कल्याण की नींव है, इसके आधार पर किसको मिला, पर्यावरण गुणवत्ता के आधार पर किसको मिला है, अवसर के आधार पर किसको मिला है, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष जिले कौन से हैं। तो इसमें आइजोल प्रथम आता है, फिर सोलन है, आइजोल मिजोरम में है, और सोलन हिमाचल प्रदेश में, शिमला हिमाचल प्रदेश में है। ये 3 जिले हैं जिनको सर्वश्रेष्ठ SPI स्कोर मिला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को, ठीक है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, नेशनल कंज्यूमर डे। और इसके साथ में आप लोग ये देखिए कि आपका जो वर्ल्ड कंज्यूमर डे होता है वो कब मनाया जाएगा? तो वो मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, ठीक है। ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस हो गया। और ऐसे ही होता है आपका विश्व उपभोक्ता दिवस, ठीक है। तो जो विश्व उपभोक्ता दिवस है वो मनाया जाएगा आपका 15 मार्च को, ठीक है। तो ये दोनों डेट है 15 मार्च और 24 दिसंबर आपको याद रखनी होगी। 15 मार्च वर्ष में पहले आता है, तो ये हो गया विश्व उपभोक्ता दिवस, और 24 दिसंबर लास्ट में आता है। समझिए कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस होता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते हैं कि देश में उपभोक्ताओं के महत्व, उनके अधिकारों और दायित्वों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। और जो इस साल का इसका थीम रहा वो थीम है निष्पक्ष डिजिटल वित्त, जिसे इंग्लिश में बोलेंगे फेयर डिजिटल फाइनेंस। ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि कभी कभी पेपर में दोनों चीज़ें आती हैं। इंग्लिश में आ जाएगा फेयर डिजिटल फाइनेंस, तो आपको पता होना चाहिए। तो इस थीम का उद्देश्य है डिजिटल वित्तीय सेवाओं से निपटने हेतु एक पारदर्शी और निष्पक्ष प्रणाली स्थापित करना। उपभोक्ता संरक्षण ई-कॉमर्स अधिनियम 2020 इसके ऊपर एक कानून बनाया गया था, ठीक है। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस का आयोजन होता है, आपको बता ही चुका हूँ मैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 7। हाल ही में फिजी के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? अभी जो फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं वो कौन है? सितनी रबुका, ये जेंट्स हैं, ठीक है। और ये एक फिजी का मैप है। फिजी जो है वो बहुत सारे टापुओं का एक देश है, जो इतने सारे टापू इसमें आते हैं, और दक्षिणी प्रशांत महासागर में इसका लोकेशन है।
और सुवा इसकी राजधानी है, और फिजियन डॉलर जो है इसकी मुद्रा है। ठीक है, तो इसके मेन 2 टापू हैं। ठीक है, एक का नाम है विती लेवु और दूसरे का नाम है एनाऊ लेवु। ये 2 इसके जो हैं मेन टापू हैं, बाकी स्मॉल टापू हैं जिसमें ज़्यादा कोई रहता भी नहीं है। तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक द्वीपीय देश है, और उसके अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं सितविनी प्रभुका। देखिए इसकी राजधानी सुवा है, आप नोट बना सकते हैं, राजधानी सुवा है, और यहाँ की जो मुद्रा है फिजी डॉलर है। इस द्वीप समूह में कुल कितने 322 द्वीप हैं और 106 स्थायी रूप से बसे हुए हैं। और इसके अतिरिक्त यहाँ 500 क्षुद्र द्वीप हैं जहाँ पे कोई नहीं रहता है। कुल मिलाकर 18,300 किलोमीटर क्षेत्रफल का निर्माण करता है। तो मतलब ये क्या हुआ, फिजी का क्षेत्रफल हुआ। द्वीपीय समूह के 2 द्वीप विती लेवु और वनुआलेवु, ये इसके मेन द्वीप हैं जहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या इनकी रहती है। इन पर देश की लगभग 8,50,000 आबादी का 87% निवास करती है। तो एक तरीके से ये हुआ आपका फिजी का सारांश, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो एरो इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है, और ये आयोजित किया जाएगा ये यलहंका वायु स्टेशन में। और ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बेंगलुरु कर्नाटक में। तो क्वेश्चन यहाँ 2 बन सकते हैं कि यलहंका वायु स्टेशन कहाँ है, तो वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ये जो मनाया जाएगा वो मनाया जाएगा आपका 13 से 17 फरवरी में। ठीक है, तो 13 से 17 फरवरी आपको डेट याद रखनी है। यहाँ पे ये एरो इंडिया स्पेस 2023 मनाया जाएगा, और इसका 14वां संस्करण है। इसमें होता क्या है कि जो एयर स्पेस जो होते, जो एरोप्लेन्स होते हैं, तो उनका एक तरीके से क्या होता है, ये प्रदर्शनी होती है। 13 से 17 फरवरी तक मनाया जाएगा, और 5 दिवसीय कार्यक्रम होगा। ये एरोस्पेस रक्षा उद्योग की एक प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी है। भारतीय वायुसेना के द्वारा हवाई प्रदर्शन भी आयोजित किए जाएंगे, और ये होगा तो इसमें बहुत तरीके के वर्ल्ड के व्यापारी लोग आएंगे, और वो इसको देखेंगे, और बहुत सारी इनोवेटिव चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि जो ये प्रदर्शनी है, ये कार्यक्रम विमानन उद्योग से है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में शीर्ष डेटा सुरक्षा पुरस्कार किस संस्था ने प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया है आपका जो आधार कार्ड बनाती है UIDAI, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब इसको मिला है सर्वोत्तम कार्य करने के लिए। मतलब जो आपके आधार का जो डेटा होता है उसको, उसकी प्राइवेसी, उसकी सुरक्षा के लिए आपका जो UIDAI है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनको मिला है अवार्ड। और ये अवार्ड देता कौन है? देखिए ये अवार्ड देता है DSCI, मतलब भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के द्वारा, जो एक गैर लाभकारी उद्योग निकाय है और भारत में डेटा सुरक्षा के लिए काम करता है। और NASSCOM ने इसको स्थापित किया था, और इसने दिया है किसको? आपके UIDAI को सम्मानित किया है कि इन्होंने जो यहाँ के निवासी थे उनका जो आधार था उसको, बुनियादी ढांचे को सुरक्षित रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सरल तरीके से ये समझिए कि आधार कार्ड का जो डेटा होता है, जो बहुत सारी आजकल डिजिटल रूप में काम आता है, उसके डेटा को सुरक्षित रखने के लिए आपको ये आधार की कंपनी UIDAI को सम्मान मिला है, और ये दिया है DSCI के द्वारा, और जो NASSCOM द्वारा एक स्थापित है और जो डेटा पे काम करती है। और इसके साथ में जो आधार जो UIDAI है उसको ISO 27701 पर गोपनीयता प्रमाणित करने वाली जो ISO है वो प्रमाण पत्र भी इसको मिला है। तो एक तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन एक और बन जाता है, ये ISO का मानक है। ठीक है, और ये गोपनीयता प्रमाणित करने वाला मानक है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ISO 27701 क्या है? ठीक है, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये वो काम करती है जो इंडिया के अंदर जो मानक हैं उनको लगाती है। क्वेश्चन नंबर
10 है इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ये एक पुस्तक है जो अभी लॉन्च हुई है, और ये इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसके जो लेखक हैं वो लेखक कोई आदमी नहीं है, पूरी एक संस्था है, ICHR द्वारा तैयार किया गया है और ये प्रकाशित की गई है। इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक बुक है ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आता है कि भाई ICHR क्या है, तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, जिसे हिंदी में बोलेंगे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आपका हो जाता है। और इसमें हुआ क्या कि जो धर्मेंद्र प्रधान थे, जो केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्री हैं, इन्होंने PM प्रधानमंत्री जी को भेंट दिया है, ठीक है। और ये पुस्तक क्या है, इस पुस्तक में भारतीय लोकतंत्र की जो उत्पत्ति है, जो भारतीय लोकतंत्र का इतिहास है और उसके आदर्श हैं, उसका पूरा एक लेखा जोखा है साक्ष्य के आधार पर। जो साक्ष्य के साथ पे लोकतंत्र के बारे में, उसकी उत्पत्ति के बारे में, प्राचीन काल से अब तक जो चीज़ें हैं वो इस बुक में हैं। और इसमें एक चीज़ और मेन दी गई है कि जो शिक्षा जगत है उसका ध्यान दिलाने के लिए कि जो कानून के लिए जो वैदिक शब्द है वो धर्मन था, ये इसकी व्याख्या भी इसमें करी गई है। तो ये चीज़ जो बुक है वो लोकतंत्र के ऊपर है, उसका लेखा जोखा है, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने प्रधानमंत्री को भेंट की है। और इसके राइटर कौन है, ICHR जो हमारी संस्था है, जो पुरातत्व विभाग में काम करती है, भारतीय इतिहास तैयार की गई है, ठीक है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चंस, और आगे हम और लाते रहेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा या कोई सुधार करना है तो आप ज़रूर हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।